Welcome guys. Welcome in the series of lectures Physics class 11 and 12. In today's class we shall discuss the force between two charged particles or more than two charged particles. There might be system of particles where there would be more than two charges and number of charges. So we shall analyze here how the force acts between the charged particles, what is the magnitude of that particular force, and what is the direction, how one charged particle is applying the force on another charged particle and that charged particle applies the force on the first charged particle. इस तरीके से इस चैप्टर में दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में लगने वाले फोर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इस चीज को जिस लॉ से हम लोग पढ़ते हैं उस लॉ का नाम है कूलम्ब्स लॉ। सबसे पहले अगर देखा जाए उससे पहले कुछ एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस है, लेकिन जो कंप्लीट रिजल्ट आया कूलम्ब्स लॉ से ही आया। और कूलम्ब्स लॉ से ही एक्चुअली माना जाए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की एक कड़ी सी शुरू होती है, चेन स्टार्ट होता है जिसमें हम चार्ज पार्टिकल्स के बिहेवियर के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से तो कूलम्ब्स लॉ को समझते हैं। कूलम्ब्स लॉ को समझने से पहले आप लोगों को पता है कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ चार्जेस बिहेवियर के बेसिस पे। वन इज पॉजिटिव चार्ज एंड अदर इज नेगेटिव चार्ज। तो यह लॉ जो है कूलम्ब्स लॉ, यह कंप्लीटली एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस पे बेस्ड है। जो कुछ भी आप देखेंगे वो एक्सपीरियंस किया जा चुका है, एक्सपेरिमेंट में इसको देखा जा चुका है। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि इट्स एन एक्सपेरिमेंटल काइंड ऑफ लॉ। क्या है कि जब दो सिमिलर चार्ज पार्टिकल्स होंगे और उसके बीच में कुछ डिस्टेंस होंगे तो दोनों के दोनों चार्ज पार्टिकल एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मतलब एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे। जैसे एक पॉजिटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, दो पॉजिटिव चार्ज के बीच में अगर दो पॉजिटिव चार्ज के बीच में डिस्टेंस r है, मान लेते हैं कुछ डिस्टेंस है, तो जो एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करेगा वह इस तरीके से बाहर की तरफ जाना शुरू करेगा, वह रिपेल करना शुरू करेगा। और यदि if both the charges are dissimilar not alike means एक पॉजिटिव होगा दूसरा निगेटिव होगा, तो जब एक पॉजिटिव और एक निगेटिव होगा, डिसिमिलर चार्जेज होगा, तो वह अट्रैक्ट करता है एक दूसरे को। दोस्तों कभी कभी पूछा जाता है कि ऐसा क्यों होता है कि दो चार्ज सिमिलर चार्जेस क्यों रिपेल करते हैं, डिसिमिलर चार्जेस क्यों अट्रैक्ट करते हैं। दोस्तों किसी के पास कोई आंसर नहीं है। ये होता है इसीलिए हम लोग ऐसा बोलते हैं। यह एनालिसिस है, एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस है, हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं डे टू डे लाइफ में इसको, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि ऐसा होता है। व्हाई टू पॉजिटिव चार्जेस रिपेल ईच अदर, व्हाई टू नेगेटिव चार्जेस रिपेल ईच अदर, एंड व्हाई वन पॉजिटिव वन नेगेटिव चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, वी डोंट नो द आंसर। एक्चुअली साइंस डज नॉट नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक्चुअली यही बेसिक्स है और यही से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग इतना मान के चलेंगे कि जो होता है वो सही होता है। इसलिए होता है क्योंकि आंखों के सामने हम देख सकते हैं, एक्सपेरिमेंटली देख सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि जब दो पॉजिटिव चार्ज होगा, जैसे देखिए यहाँ पे हमने शो किया है इसको, एक पॉजिटिव चार्ज उसके बीच का डिस्टेंस लिया है r। तो जब दो पॉजिटिव चार्ज है इसको क्या दिखा है कि ये रिपेल कर रहा है। ये चार्ज पार्टिकल इस पे फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, और ये चार्ज पार्टिकल इस पे फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में। मतलब दिस वन इज अप्लाइंग फोर्स ऑन दिस, रिपेलिंग इट, दिस वन अप्लाइंग फोर्स ऑन दिस इज आल्सो रिपेलिंग। इन द सेम वे टू नेगेटिव चार्जेस हैव बीन टेकन। इस दो नेगेटिव चार्ज की यदि हम बात करें तो ये चार्ज जो है, ये वाला नेगेटिव चार्ज, दिस वन अप्लाइज फोर्स ऑन दिस in this direction, repel means दूर जाएगा एक दूसरे से। क्यों दूर जाएगा
क्योंकि दिस वन अप्लाइज फोर्स ऑन दिस एंड दिस वन अप्लाइज फोर्स ऑन दिस, दैट्स व्हाई one positive and one negative. When one positive is there, one negative is there, sorry, it has been represented by some. How it will happen? Attract each other. This one pull them in this direction, this one in this direction. One positive, one negative, they will attract each other. They will come closer to each other. They will repel each other. They will repel each other. So हम लोग अब यहाँ से इस डिस्कशन को रखेंगे कि जब दो सिमिलर चार्ज पार्टिकल होगा तो वह एक दूसरे को रिपेल करेगा, दूर करेगा, और दो डिसिमिलर चार्ज पार्टिकल जो होगा वो क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। अब क्या है, यहाँ मैंने लिख भी दिया है कि लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर। और करेगा कैसे, रिपेल कैसे करेगा और अट्रैक्ट कैसे करेगा? तो जो दो चार्ज को ज्वाइन करने वाला लाइन है उसी लाइन के अलोंग इसको या तो रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा, कोई दूसरा लाइन नहीं होगा। दो चार्जों के बीच में जो लाइन है इसी लाइन के अलोंग इसको या तो रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा, जिसको हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि फोर्सेस act on the line joining the charge particles. फोर्स कहाँ काम करेगा, इसी लाइन के ऊपर, इसी लाइन के ऊपर अट्रैक्ट करेगा, इसी लाइन पे रिपेल करेगा। तो ये एक बेसिक एनालिसिस था। क्या है, यहां से हम लोग समझ सकते हैं एक-एक करके कि इट्स एन एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस गिवन बाय कूलॉम ग्रेट साइंटिस्ट। जो कुछ भी आप देख रहे हैं ये एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस है, एक्सपीरियंस भी हम लोग कर सकते हैं इसको। इट इज डिपेंडेंट ऑन द मीडियम बिटवीन टू चार्जेस। हमने आपको बताया कि जब फोर्स एक्ट करता है तो इस लाइन के अलोंग करता है। अब ये दो चार्जेज रखा हुआ है, यह दो चार्जेज किस मीडियम में रखा हुआ है इस पे इसका वैल्यू, फोर्स का वैल्यू डिपेंड करेगा। अगर एयर में रखा हुआ है तो ये इस पे जितना फोर्स लगा रहा है या ये इस पे जितना फोर्स लगा रहा है। जब इसको वाटर में रख देंगे इसी चार्ज सिस्टम को, केरोसिन ऑयल में रख देंगे इसी चार्ज सिस्टम को, तो फोर्स जो होगा वह घट जाएगा। कितना से, फोर्स विल ग्रेजुअली डिक्रीज, इट डिपेंड्स। इट मीन्स व्हेन टू चार्ज पार्टिकल्स are placed in different medium, the value, same system, if this system is placed in different medium, same system is placed in different medium, the force acting on the charged particles are different, which shows that it depends on the medium between two charges। कि force जो है Coulomb's force, Coulomb's force, this one and this force, हाईएस्ट वैल्यू ऑब्जर्व्ड इन वैक्यूम एयर। सबसे ज्यादा वैल्यू कहां मिलेगा, अगर दो चार्ज पार्टिकल है, दोनों के बीच का डिस्टेंस आपने फिक्स कर दिया, एयर में रख दिया, फोर्स का वैल्यू कैलकुलेट कर दिया, वह वैल्यू हाईएस्ट होगा। क्योंकि जब उसी सिस्टम को आप वाटर में रखेंगे, केरोसिन ऑयल में रखेंगे, तो फोर्स का वैल्यू क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। इसी को हमने लिखा है विथ रेस्पेक्ट टू अदर मीडियम विथ सेम सिस्टम को आप रखिएगा। तो तीसरा क्या है कि इट फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ, यह इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। कैसे करता है, आइए देखते हैं हम लोग। तो अब देखते हैं कि इनवर्स स्क्वायर लॉ की बात कर रहे थे कि इनवर्स स्क्वायर लॉ को यह किस तरीके से फॉलो करता है। तो सपोज कीजिए कि कोई भी दो चार्ज ये होगा, एक चार्ज को हम Q1 मान लेते हैं, दूसरे चार्ज को हम Q2 मान लेते हैं, और अभी सपोज करते हैं कि ये एयर में रखा हुआ है, ये लाइन है, इसके बीच का डिस्टेंस R मान लेते हैं। तो जो फोर्स लगेगा F
कूलम्स फोर्स। इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 एंड Q2। मतलब the force is directly proportional to the product of the charges। दूसरा, same force is inversely proportional to the square of distance between them। ये एक्सप्रेशन जो देखते हैं आप, जब दोनों को कंबाइन करेंगे तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी का मतलब क्या है? फोर्सेस देखिए दो तरीके से काम करता है। एक, जब दो बॉडी कांटेक्ट में होता है, जैसे फ्रिक्शन का फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स है, टेंशन का फोर्स, इसमें दो बॉडी कांटेक्ट में होता है। इस केस में दो का दोनों बॉडी कांटेक्ट में नहीं है, जैसे कि आप ग्रेविटेशन में भी पढ़े होंगे, F इक्वल टू G m1 m2 बाई R स्क्वायर। तो दो पार्टिकल फिजिकली कांटेक्ट में नहीं है, इसके बीच में क्या है? डिस्टेंस है। और एक्सपेरिमेंटली इसको देखा गया कि इस दोनों के बीच में जो फोर्स काम करेगा वह इस दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसीलिए इसको बोला जाता है कि इट फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। अब ये क्या है बॉस? ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है। यहाँ जब कभी भी आप प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटा के इक्वालिटी में चेंज करते हो तो आपको एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। किसी भी प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटा के जब आप इक्वालिटी देते हो, बराबर का साइन देते हो, तो आपको एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। और इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का वैल्यू ऑलवेज एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया जाता है। ये नोट कर लीजिए कि जब कभी भी किसी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का वैल्यू एक्सपेरिमेंटली ही कैलकुलेट किया जाता है। तो जब इसको कैलकुलेट किया जाता है, जैसे कि आप 111 का वैल्यू अगर रखेंगे, 11 कूलम की चार्ज को 1 मीटर डिस्टेंस पे रखेंगे और देखेंगे कि उस पर कितना फोर्स लग रहा है, तो आप के का वैल्यू वहां से निकाल सकते हैं। वो तरीका है, एक बार हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अभी लिखते हैं इसको। के का जो वैल्यू आता है वो आता है 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, अप्रोक्सीमेटली 9 से कुछ कम आता है 8.98, तो 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। इसका यूनिट क्या हो जाएगा जी? न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलम्ब स्क्वायर। ये के का वैल्यू है। अब इस के को हम लोग लिखते कैसे हैं जरा बताते हैं आपको। तो के का वैल्यू है 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। हमने आपको बताया था कि जो फोर्स लगता है वो फोर्स मीडियम डिपेंडेंट होता है, मतलब अलग अलग मीडियम में अलग अलग फोर्स काम करेगा। देखो Q1 Q2 R स्क्वायर ये सब तो चेंज नहीं करने वाला है। यहाँ पे कोई न कोई पैरामीटर डेफिनेटली होना चाहिए जो कि मीडियम के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिनोट करे कि किस मीडियम में किस तरीके का फोर्स लगता है। तो हम लोगों ने देखा है, ये बताते हैं कि के का जो वैल्यू आता है वह आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको बोला जाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और पढ़ा कैसे जाता है इसको कि
K इक्वल्स टू 1/4π ε0 EPSILON एप्सिलॉन पढ़ा जाता है इसको ε0। तो ये है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, मतलब यह डिनोट करता है कि अगर ε0 की बात करते हैं कि फ्री स्पेस या एयर, क्योंकि फ्री स्पेस और एयर में जिसका वैल्यू आता है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं होता है, इसीलिए इसको हम एक साथ कंसीडर कर लेते हैं। जैसे ही हम इस सिस्टम को, जिस सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, इस सिस्टम को फ्री स्पेस या एयर के अलावा किसी भी दूसरे सिस्टम में रखेंगे, वाटर में, केरोसिन में, किसी दूसरे सिस्टम में जाकर के रखेंगे, इस एप्सिलॉन का वैल्यू चेंज कर जाएगा। इसीलिए इस ये क्वांटिटी जो है यह एक मीडियम के कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखाता है। ये एप्सिलॉन नोट की जब हम बात करेंगे, इसका जो वैल्यू आता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ये इसका वैल्यू आएगा। कूलम्ब स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर पर मीटर, ये इसका वैल्यू आएगा। जब कभी भी दूसरा मीडियम होगा, इन एनी अदर मीडियम, अगर दूसरे मीडियम की बात करेंगे तो इस k का वैल्यू आ जाएगा 1/4π एप्सिलॉन नोट था, एक क्वांटिटी आ जाएगा एप्सिलॉन r, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। अभी आप इतना समझिए, आपसे कोई पूछेगा कि रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, भाई मैं आपको बताता हूं कि ये रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में जब आपसे अभी कोई पूछेगा तो आप ये बताइएगा कि यह जिस मीडियम में रखा हुआ उस मीडियम के किसी न किसी इंडेक्स की बारे में बात करता है, उसके किसी वैल्यू की बारे में बात करता है। ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू है, सपोज कीजिए 85, 84, ये डिपेंड करता है कि मीडियम कितना, कौन सा है, उसके बीच में टेम्परेचर कितना है। इस तरीके से इसके लिए एक सेपरेट क्लास हम लोग रखेंगे जहां पे हम लोग समझेंगे कि ये परमिटिविटी है क्या, इसी चैप्टर में हम लोग रखेंगे। डायलैक्ट्रिक जब पढ़ेंगे तो वहां पे डिटेल्स में इसका एनालिसिस करेंगे। अभी आप समझिए कि यदि कोई मीडियम नहीं है, एयर है, एप्सिलॉन नोट होगा। एयर के अलावा जब कभी भी किसी मीडियम को हम रखेंगे यहाँ पे, उसके साथ एप्सिलॉन आर आ जाएगा। एप्सिलॉन आर जो है एक न्यूमेरिकल रिलेटिव परमिटिविटी, न्यूमेरिकल वैल्यू होगा इसका, न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब डायमेंशनलेस है, ये कोई डायमेंशन नहीं है इसका, डायमेंशनलेस वैल्यू है। तो अब जो मेरा कूलम्ब्स लॉ बन जाएगा वह क्या बन जाएगा, F इक्वल्स टू 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R स्क्वायर। ये अल्टीमेटली मेरा कूलम्ब्स लॉ का एक्सप्रेशन है। ये किस चीज का एक्सप्रेशन है जी, फोर्स के मैग्नीट्यूड का एक्सप्रेशन है। फोर्स के मैग्नीट्यूड का मतलब कि Q1 जो Q2 पे लगाएगा या Q2 जो Q1 पे लगाएगा तो कितना फोर्स लगाएगा, तो उस फोर्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, F इक्वल टू 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R स्क्वायर। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तो यहां से हम लोग F का वैल्यू कितना मिल गया, 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R स्क्वायर। अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं या एयर की बात कर रहे हैं। अब जब ये वैल्यू मिल गया तो ये किस चीज को डिनोट करता है कि Q1 जो Q2 पे लगाएगा या Q2 जो Q1 पे लगाएगा। इसको कैसे हम लोग डिनोट करते हैं, डिनोशन के लिए है कि F1 2, मतलब इसको हम लोग पढ़ेंगे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। उसी तरीके से इसका उल्टा क्या होगा जी, 2 1 फोर्स
ऑन 2 ड्यू टू 1, इस तरीके से डिनोट करता है। तो Q1 जो इस पे लगाएगा, ये क्या लगाएगा, फोर्स ऑन 2 F21, F21 किस डायरेक्शन में लगाएगा, तो इस डायरेक्शन में। ये किस डायरेक्शन में लगाएगा, इस डायरेक्शन में। तो दोनों का मैग्नीट्यूड इतना ही होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन, क्योंकि Q1 Q2 है, दोनों केस में Q1 Q2 आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, और R सेम है, लेकिन फोर्स का डायरेक्शन देखिए, Q2 Q1 पे लगा रहा है इस डायरेक्शन में, इस लाइन पे रिपेल कर रहा है, और Q1 Q2 पे इस डायरेक्शन में रिपेल कर रहा है। मतलब क्या हुआ यहां से कि F12 जो है वह बराबर होगा -F21 के। कब, जब इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। अब बोलिएगा क्या ये तो वेक्टर फॉर्म आ गया, हाँ आ गया। इस वेक्टर ये दिखाता है कि दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, अगर मॉड लेंगे तो दोनों का सेम आएगा, लेकिन डायरेक्शन जो होगा वह एक दूसरे का अपोजिट होगा, 180 डिग्री पे होगा। कहने का मतलब कि Q1 Q2 पे जिधर फोर्स लगाएगा, Q2 Q1 पे जस्ट उसके रिवर्स डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। आज का डिस्कशन यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर फॉर्म में इसको। अभी हमने स्केलर फॉर्म में लिखा, जस्ट मैग्नीट्यूड इसका निकाल लिया, कूलम्ब्स लॉ के स्टेटमेंट से ही सारे कंक्लूजन ले लिए। अब इसी स्टेटमेंट को हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम पे जाकर के वेक्टर फॉर्म में देखेंगे, तो वहां से हमको फोर्स का डायरेक्शन भी मिल जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर is same Coulomb's law, the force between the charged particle, but in vectorial form. So in the next class we shall be discussing vector form. Friends, if you are enjoying the lecture, if you are learning something from here, go and please subscribe. Let us join to study Coulomb's law in vector form very soon. Thank you.